आज हम इम्यून सेल्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टेम सेल से लिम्फोइड स्टेम सेल या माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बनते हैं और फिर अल्टीमेटली वो डिफरेंट लिम्फोसाइट्स में या ग्रेन्युलोसाइट्स में तब्दील होते हैं। किसी भी इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी लिम्फोइड सेल्स के अंदर होती है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो फीटल लीवर में और योक सैक में बेसिकली ब्लड के जो सेल्स हैं उनके प्रिकर्सर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और मेनली फीटल लीवर से और योक से ही ओरिजिनेट करते हैं। और ये जो ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर होते हैं अल्टीमेटली इन्होंने डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स के अंदर डेवलप हो जाना होता है। जब बर्थ हो जाती है तो बर्थ के बाद जो स्टेम सेल्स हैं वो ज़्यादातर बोन मैरो में रिजाइड करते हैं। गो के और भी बहुत सारी ऐसी बॉडी ऑर्गन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर के स्टेम सेल्स रिजाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। स्टेम सेल्स जब डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं तो तीन मेन लिनेजेस होती हैं इनकी। एक तो ये एरिथ्रॉइड टाइप के सेल्स में चेंज हो सकते हैं, दूसरा ये डिफ्रेंशिएट करके माइलॉइड सेल्स बना सकते हैं, और तीसरी जो सीरीज़ है वो लिम्फोइड सीरीज़ कहलाती है। अब इन जो सारी टाइप्स में जो लिम्फोइड सीरीज़ है वो अल्टीमेटली इवॉल्व होके लिम्फोसाइट बना देते हैं, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस लिम्फोसाइट्स की। अब लिम्फोसाइट्स में दो मेन ग्रुप्स हैं, एक बी सेल्स हैं और एक टी सेल्स हैं। टी सेल्स और बी सेल्स का रेशो 3:1 होता है, यानी अगर हम देखें कि बी सेल्स की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टी सेल्स की पॉपुलेशन है बी सेल की निस्बत 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। दो टाइप्स फिर काबिल ज़िक्र हैं टी सेल्स की। गो के टी सेल्स की इससे ज़्यादा एग्जाम है, लेकिन मेनली इसके दो टाइप्स हैं, एक हेल्पर टी सेल्स हैं और एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। फीटल लीवर के अंदर या बोन मैरो के अंदर मौजूद जो स्टेम सेल्स होते हैं ये टी सेल और बी सेल के प्रिकर्सर्स हैं। अब टी सेल्स जो हैं वो थाइमस के अंदर डेवलप होते हैं। थाइमस में डेवलप होकर दो मेन टाइप के टी सेल्स बनते हैं। एक तो हेल्पर टी सेल्स कहलाते हैं जिन्हें जो कि CD4 पॉजिटिव होते हैं और ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये IL-2 या इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करें, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन में काम आता है। ये दूसरी टाइप का इम्पॉर्टेंट टी सेल है जिसे हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। ये CD8 पॉजिटिव होता है और ये टारगेट सेल्स की लाइसिस से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल ऐसा है जो कि कैंसरस सेल है या कोई ऐसा सेल है जो कि वायरस इन्फेक्टेड है या एलोग्राफ्टिक सेल है, तो वो अल्टीमेटली ऐसे सेल्स को लाइज करना होता है और उनकी डेथ जो है वो विद द हेल्प ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ही होती है। दूसरी टाइप के सेल्स की हमने जो बात की वो बी सेल्स हैं और ये बुरसा में या फिर बोन मैरो में ह्यूमन के केस में ये डेवलप होते हैं और ये बी सेल्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं। इनकी डिफ्रेंशिएशन के लिए हेल्पर टी सेल से प्रोड्यूस होने वाले इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके नतीजे में बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं और प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं। प्लाज्मा सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट इन्फेक्शंस को क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। टी सेल प्रिकर्सर्स डिफ्रेंशिएट होते हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स बनाते हैं और ये सारे का सारा प्रोसेस थाइमस में हो रहा होता है। जब थाइमस में सेल ने एंटर होना है उससे पहले स्टेम सेल जो अभी थाइमस में एंटर नहीं हुआ होता उसके ऊपर कोई भी एंटीजन रिसेप्टर नहीं होता, ना तो इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन का रिसेप्टर यानी TCR होगा, ना ही इस पे क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसा कि CD3 या CD4 या CD8 प्रोटीन जो कि लेटर ऑन डिफरेंट सेल्स की सरफेस पे अपेयर होती हैं, वो इस स्टेम सेल की सरफेस पे मौजूद नहीं होती जो कि अभी थाइमस में एंटर नहीं हुआ होता। ये स्टेम सेल एक्चुअली बोन मैरो के अंदर मौजूद है। अब ये स्टेम सेल यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होके ये
थाइमस के अंदर चला जाएगा। थाइमस के अंदर ये डिफ्रेंशिएट होगा और ये डबल नेगेटिव सेल बना देगा। डबल नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इस सेल की सरफेस पे CD4 और CD8 दोनों ही मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होंगे और ना ही इसकी सरफेस पे कोई टी सेल रिसेप्टर मौजूद होगा। अब ये डबल नेगेटिव सेल जो कि CD4, CD8 एज वेल एज TCR लैकिंग है, ये फर्दर डिफ्रेंशिएट करेगा और डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये डबल पॉजिटिव सेल बना देगा। अब डबल पॉजिटिव क्या है कि जिस पे CD4 और CD8 दोनों मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, प्लस इस पे टी सेल का रिसेप्टर या TCR भी अपेयर हो जाता है। अब ये डबल पॉजिटिव सेल जो है अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट करेगा और डिफ्रेंशिएट होके ये डबल पॉजिटिव सेल जो है ये सिंगल पॉजिटिव सेल में तब्दील होगा। लेकिन ये जो सिंगल पॉजिटिव सेल के अंदर इसका डिफ्रेंशिएट होना है, इसका मतलब ये होगा कि सिंगल पॉजिटिव है तो आइदर इट विल हैव CD4 ऑन द सरफेस और इट विल हैव CD8, या तो ये CD4 के लिए पॉजिटिव होगा या CD8 के लिए पॉजिटिव होगा। यानी अगर ये CD4 पॉजिटिव टी सेल बनेगा तो यकीनन ये हेल्पर टी सेल होगा, और अगर ये CD8 पॉजिटिव टी सेल बनता है तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है। अब कैसे ये डिटरमिन होगा कि इसको कौन सी टाइप का सेल बनना है? दिस इंटायरली डिपेंड्स ऑन इट्स इंटरेक्शन, इट्स कंटेक्ट विद द MHC क्लास। अब ये कौन सी MHC के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, ये चीज़ ये डिसाइड करती है कि ये सेल किस टाइप के सिंगल पॉजिटिव सेल में चेंज होने वाला है। यानी अगर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है या क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है, वो इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं। अगर तो ये सेल्स जो कि सिंगल पॉजिटिव में तब्दील होने वाले हैं, ये ऑलरेडी जब अनडिफ्रेंशिएटेड है यानी इसमें सिंगल पॉजिटिविटी नहीं है, अभी ये डबल पॉजिटिव है, तो ये डबल पॉजिटिव सेल अगर तो क्लास 2 MHC के साथ इन कंटेक्ट होगा तो ये CD4 पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा, और अगर ये क्लास 1 MHC प्रोटीन के साथ इन कंटेक्ट होगा तो ये जो कन्वर्ट होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये CD4 पॉजिटिव यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल में डिफ्रेंशिएट होगा। थाइमस के कॉर्टेक्स के अंदर डबल नेगेटिव और डबल पॉजिटिव जो टी सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं, और जब ये सिंगल पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब या तो CD4 पॉजिटिव या फिर CD8 पॉजिटिव, तो तब ये कॉर्टेक्स से मूव करके मेडुला में आ जाते हैं, और मेडुला ऑफ थाइमस से ये माइग्रेट करते हैं और फिर ब्लड वेसल्स में और एक्स्ट्रा थाइमिक टिश्यू में इनको भेज दिया जाता है। जब टी सेल थाइमस के अंदर होता है तो दो बड़े इम्पॉर्टेंट उस पर वहाँ पे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिन्हें हम थाइमिक एजुकेशन कहते हैं। अब होता क्या है कि ऐसा सेल जो कि CD4 के लिए भी पॉजिटिव है, CD8 के लिए भी पॉजिटिव है, प्लस उसकी सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर इन फॉर्म ऑफ TCR भी मौजूद है, उसमें सबसे पहले होती है पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि इन सेल्स के TCR का MHC मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होता है, और ये जो MHC प्रोटीन होती है एक्चुअली ये सेल्फ MHC प्रोटीन होती है। जब TCR इस सेल्फ MHC प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो अगर ये इंटरेक्शन हो, अगर MHC प्रोटीन के साथ TCR इंटरेक्ट करेगा तो वो सेल सरवाइव करेगा यानी पॉजिटिवली सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर TCRs MHC सेल्फ MHC प्रोटीन के साथ रिएक्ट नहीं करते तो इस तरह के सेल्स को डेथ फेस करना पड़ती है। ऐसे सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी सिर्फ वही सेल पॉजिटिवली सिलेक्ट होता है जो कि जिसका TCR सेल्फ MHC प्रोटीन के साथ रिएक्ट किया होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसे हम नेगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। इसमें TCR ने सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करना होता है। जिस सेल का TCR सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता वो सरवाइव कर जाएगा, और ऐसा सेल जिसका TCR सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है अल्टीमेटली दैट सेल विल बिकम डेड,
और उसकी डेथ हो जाएगी। अब जब बाकी बचने वाले जो सेल्स हैं वो यकीनन वो सेल्स हैं नेगेटिव सिलेक्शन में जो कि बाकी बचते हैं, जो कि सेल्फ एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं करते। ये जो 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें फर्स्टली पॉजिटिव सिलेक्शन होती है और फिर नेगेटिव सिलेक्शन होती है, इसको थायमिक एजुकेशन कहा जाता है। इस तरह से जो टी सेल्स सर्वाइव करते हैं आफ्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन, तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि एक तो वो फॉरेन एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें फॉरेन एंटीजन के साथ रिएक्ट करना है तो यकीनन क्या होगा कि टी सेल्स की सरफेस पे मौजूद जो एंटीजन रिसेप्टर है वो MHC क्लास अलॉन्ग विद द फॉरेन एंटीजन उसके साथ आके बाइंड करेगी और एंटीजन रिसेप्टर के थ्रू ये किसी भी फॉरेन एंटीजन को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखेंगे। दूसरा, ये सेल्फ MHC प्रोटीन्स को भी डिटेक्ट कर सकेंगे। इस तरह से जो अफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो टी सेल जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे MHC प्रोटीन ने 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि परफॉर्म किए हैं। एक तो ये कि जो पॉजिटिव सिलेक्शन हमने देखी उसके अंदर टी सेल्स जो थे थाइमस के अंदर उनकी पॉजिटिव सिलेक्शन तभी हुई थी जब उन्होंने MHC के साथ रिएक्ट किया था जो कि सेल्फ MHC था। सो टी सेल्स की पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए MHC का एक तो इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब टी सेल के सामने किसी भी एंटीजन को प्रेजेंट करना होता है तो उस वक्त MHC के साथ वो एंटीजन बाइंड करता है तो ही इसको TCR डिटेक्ट कर पाता है। इसके अलावा MHC प्रोटीन्स जो हैं ये एंटीजन के तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीजन है जिसको कि एलोग्राफ्टिक रिजेक्शन के टाइम पे रिकग्नाइज किया जाता है। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि जब कभी कोई ग्राफ्ट अगर ज़रूरी हो किसी भी पेशेंट के लिए तो उसमें मैचिंग उस ऑर्गन की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मिसमैच हो, अगर MHC क्लास मैच ही नहीं की तो क्या होगा कि MHC क्लास जो है वो एंटीजन के तौर पर रिकग्नाइज होगी और ग्राफ्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है जिससे पेशेंट का सर्वाइवल ख़तरे में पड़ सकता है। जब थाइमस में टी सेल्स मौजूद होते हैं और उनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है तो हर डबल पॉजिटिव टी सेल जो है उस पर एक स्पेसिफिक किस्म का एंटीजन रिसेप्टर मौजूद होता है जो कि TCR कहलाता है या टी सेल रिसेप्टर इसे कहते हैं। अब इस TCR के जीन्स में डिफरेंट तरह की रीअरेंजमेंट्स होती रहती हैं। ये रीअरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होती है इसलिए कि इस TCR का वेरिएबल होना, इसका डाइवर्स रे ऑफ एंटीजेंस को रिकग्नाइज करने के काबिल होना और इसका आपस में जो रीअरेंजमेंट के बाद इन जीन्स का ज्वाइन होना, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह का रिसेप्टर एनकोड हो जो कि डिफरेंट तरह के एंटीजेंस को रिकग्नाइज कर सके। और उससे होगा क्या, क्योंकि हमें ये मालूम है कि एंटीजेंस जो हैं वो तो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजेंस जो कि TCR ने रिकग्नाइज करनी है। अगर TCR बहुत डाइवर्स किस्म के एंटीजेंस को रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा तो यकीनन हर तरह का एंटीजन अगर रिकग्नाइज नहीं हुआ तो बॉडी तो बहुत जल्दी उन डिफरेंट किस्म के एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल से विक्टिमाइज हो सकती है, इन्फेक्शन कैरी कर सकती है। सो इस TCR के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी की ज़रूरत होती है। उसके लिए इसके जीन्स जो हैं वो रीअरेंज होते रहते हैं जो कि स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी वेरिएबिलिटी के लिए, इसके डाइवर्सिटी के लिए और जॉइनिंग के लिए। और अल्टीमेटली जो TCR डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ डिफरेंट एंटीजेंस को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखता होता है। तकरीबन 40% टी लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि थाइमस के बजाय गाल्ट में या गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में डेवलप होते हैं। अब जो इंटर एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं ये इंटेस्टाइनल पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं।
इनकी जो हमारे पास इंटर एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं जो कि गट के एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के अंदर डेवलप हो रहे हैं, इनका एंटीजन रिसेप्टर और इनकी सरफेस पे मौजूद डिफरेंट तरह की जो प्रोटीन्स हैं ये थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट से कदरे मुख्तलिफ होती हैं। ये जो थाइमस से ड्राइव होके टी लिम्फोसाइट आता है और जो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू से होके आता है, उन दोनों के सरफेस के प्रोटीन्स भी फ़र्क होते हैं और उनकी जो एंटीजन रिसेप्टर है या TCR है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक्चुअली जो IELs हैं ये थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं होते, इनका अपना फंक्शन होता है। ये नहीं होता कि अगर एक बंदे के अंदर थाइमस ही ना हो, जैसा कि डायजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर होता है कि अगर एक पेशेंट है और वो थाइमस लैकिंग है, उसके अंदर थाइमस सिरे से है ही नहीं, तो यकीनन उसके अंदर थाइमस डिराइव्ड टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, लेकिन उसके अंदर गाल्ट एसोसिएटेड जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं वो तो डेवलप हो रहे होंगे। अगर सिर्फ ये IELs ही इस काबिल हों कि हर तरह के इन्फेक्शन से सेफ कर सकें और थाइमस एसोसिएटेड जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी सिरे से ज़रूरत ही ना हो, तो यकीनन ये ना हो कि इन पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन हो सकें। चूँकि जो IELs हैं ये मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन नहीं दे पाते और जो लिम्फोसाइट थाइमस से डिराइव्ड होते हैं उनका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए इन पेशेंट्स में कई तरह की इम्यूनोडेफिशिएंसीज देखने में आती हैं और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो ये लोग कैरी करते हैं क्योंकि इनके अंदर थाइमस नहीं होता। सो थाइमस से डिराइव होने वाले टी लिम्फोसाइट्स भी इनमें मौजूद नहीं होते। थाइमस जो है वक्त के साथ साथ एज के साथ साथ श्रिंक भी कर जाता है, लेकिन फिर भी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो फिर भी कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि थाइमस श्रिंक करता है लेकिन ये नहीं कि उसकी फंक्शनैलिटी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, चूँकि जो भी इसके रेमनेंट्स होते हैं वो पूरी उम्र के लिए फंक्शनल रहते हैं। और दूसरा ये है कि जो एक्स्ट्रा थाइमिक साइट है वो गालिबन जो इन वॉल्यूट होने वाला थाइमस है उसको टेक ओवर कर सकती है। सो अगर एक्स्ट्रा थाइमिक साइट्स हैं जहाँ से कि टी सेल्स बन रहे होते हैं जिसमें डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं, सो वो साइट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऐसे केस में जबकि जो थाइमस है वो श्रिंक कर चुका होता है। जिन लोगों में थाइमस को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से या एक्सीडेंटली या कोई ऐसा उनमें इशू आ जाता है कि जिसमें थाइमस का रिमूवल ही ज़रूरी होता है, कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है, तो उनमें थाइमस रिमूव हो भी जाए फिर भी टी सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि एक तो जो एक्स्ट्रा थाइमिक साइट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन में और इनके बनने में। दूसरे इम्पॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बी लिम्फोसाइट्स हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स का तो हमने देख लिया कि वो थाइमस से पास थ्रू करते हैं और वहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन जो बी सेल का प्रिकर्सर है ये डिफ्रेंशिएट करेगा और इम्यूनो कॉम्पिटेंट बी सेल बनाएगा, लेकिन इसकी जो साइट होगी डिफ्रेंशिएशन की वो थाइमस नहीं होगी बल्कि वो बोन मैरो होगी। अब जो बी सेल्स हैं इनमें क्लोनल डिलीशन होती है, जिस तरह से हमने टी सेल में देखा था कि वहाँ पे भी क्लोनल डिलीशन हुई थी, इसी तरह से बी सेल के की जब डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है तो वो सेल्स डिलीट होते हैं जिनमें एंटीजन रिसेप्टर मौजूद होता है और वो सेल्फ प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते होते हैं। सेल्फ प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने वाले एंटीजन रिसेप्टर जिन सेल्स पे होंगे उन सेल्स की क्लोनल डिलीशन हो जाएगी। इस प्रोसेस से एक्चुअली एक तो टॉलरेंस इंड्यूस होती है और दूसरा जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनकी अकरेंस का चांस कम होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में एक्चुअली होता क्या है कि आपकी अपनी बॉडी जो है वो डिसीव कर रही होती है, उसके अपने ही सेल जो हैं इम्यून सेल्स वो अपने ही सेल्स को अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज कर रहे होते हैं।
उनमें आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, उन्हें डिफरेंट तरीके से जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है एक्चुअली उसमें रिकग्निशन ख़त्म हो जाती है फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सके। सो वो अपने सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को जब अफेक्ट करेगा तो ऐसा जो डिसऑर्डर होता है, जैसे आर्थराइटिस है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें अब क्लोनल डिलीशन होती एग्जैक्टली किस जगह पे है, ये बहुत ज़्यादा सर्टेनली इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्लोनल डिलीशन बी सेल्स की कहाँ पे होती है, लेकिन यकीनन ये थायमस नहीं है जैसा कि टी सेल्स के केस में हमने देखा था। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स हैं, और ये भी जब ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद इनको मैच्योर होना होता है तो इन्हें थायमस से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर नहीं होता और ना ही इनकी सरफेस पे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 या 8 मौजूद होता है। मतलब जैसे हमने देखा था कि टी सेल की सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर था, CD4 मॉलिक्यूल था, CD8 मॉलिक्यूल था, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। इनके टारगेट सेल्स मोस्टली ऐसे सेल्स होते हैं जिनको किल करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो नेचुरल किलर सेल उसको किल करेगा। इसी तरह से कोई ट्यूमर सेल है तो उसको भी किल करना ज़रूरी होता है। अब होता क्या है कि हमने देखा था कि साइटोटॉक्सिक टी सेल के केस में अगर कोई एंटीजन है और उसको प्रोसेस करके MHC क्लास के साथ आइदर इट इज़ 1 और 2 तो उसके साथ प्रेजेंट किया जाता है सरफेस पे। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिविटी है तो यकीनन ये ऐसे एंटीजन्स को रिकग्नाइज करेगा जो MHC क्लास 1 के साथ अपेयर हो रहे होते हैं। लेकिन जब और उसके बाद फिर यकीनन टी सेल उनको डिटेक्ट कर लेता है और फिर उनको किल कर देता है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है। जबकि जो हमने देखा था कि हेल्पर टी सेल है वो उन एंटीजन्स को रिकग्नाइज करता है जो कि MHC क्लास 2 के साथ सरफेस पे प्रेजेंट किए गए होते हैं। लेकिन जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये इनके अंदर ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ उस एंटीजन को ये जो है डिटेक्ट कर सकें जो कि क्लास MHC क्लास 1 या 2 के साथ जो कि सरफेस पे शो हो रहे हों, बल्कि ये ऐसे सेल्स को टारगेट करेगा जो कि सरफेस पे MHC मॉलिक्यूल को डिस्प्ले ही नहीं कर रहे होंगे। मतलब जिनकी सरफेस पे जैसे MHC 1 के साथ जो एंटीजन सरफेस पे डिस्प्ले हो रहा था उसको CD8 पॉजिटिव सेल डिटेक्ट कर रहा था और उसकी साइटोटॉक्सिसिटी हो रही थी वहाँ पे। इसके केस में नेचुरल किलर सेल के केस में क्या हो रहा है कि MHC 1 सरफेस पे सिरे से अपेयर ही नहीं हो रहा, उन सेल्स को ये डिटेक्ट करेगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि सेल की सरफेस पे MHC 1 क्लास को उसकी अपेयरेंस को हिंडर कर देते हैं। MHC क्लास 1 जो सेल की सरफेस पे अपेयर नहीं हो पाती। सो ऐसे केसेस में जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये जाकर उन सेल्स को डिटेक्ट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ MHC प्रोटीन ऑन द सरफेस और ये उनको किल करेंगे। टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ये सब लिम्फॉइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं और अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होते हैं। जबकि जो मैक्रोफेजेस हैं ये माइलाइड प्रिकर्सर से अराइज करता है। मैक्रोफेजेस जो हैं इनका डिफरेंस क्या है बाकी के टी, बी और एन के सेल से कि ये माइलाइड प्रिकर्सर से अराइज करता है। मैक्रोफेजेस के दो काबिल ज़िक्र फंक्शंस हैं। एक तो ये कि ये फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब ये जो भी आने वाला फॉरेन पार्टिकल होगा उसको फेगोसाइटोज करेगा और फिर अल्टीमेटली उसको प्रोसेस करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और फिर इस एंटीजन के जो डिफरेंट एपिटोप्स हैं और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सरफेस पे प्रेजेंट करेगा, यानी उसकी प्रेजेंटेशन करेगा। सो मैक्रोफेजेस में दो इम्पोर्टेंट रोल्स फेगोसाइटोसिस है और एंटीजन की प्रेजेंटेशन है।
अब इनको जब अपनी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो इन्हें एक तो थाइमस से पास थ्रू नहीं करना पड़ता, और इनकी सरफेस पे भी कोई एंटीजन रिसेप्टर नहीं होता। जैसा कि हमने देखा था कि टी सेल की सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद था, इनकी सरफेस पे कोई एंटीजन रिसेप्टर मौजूद नहीं होता। लेकिन इनकी सरफेस पे क्लास 2 MHC प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये जो यही क्लास 2 MHC प्रोटीन है ना, जिसकी वजह से इनकी सरफेस पे फेगोसाइटोज हो के जो प्रोसेस हुआ हुआ एंटीजन है वो इस क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ सरफेस पे मौजूद होगा, डिस्प्ले होगा, और फिर अल्टीमेटली टी सेल रिसेप्टर्स को रिकग्नाइज कर सकेगा। इस तरह से जो MHC2 की प्रेजेंस है, इसकी अल्टीमेटली इसके साथ जब एंटीजन मिल जाएगा तो उसके बाद इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी? यकीनन हेल्पर टी सेल के लिए, क्योंकि हेल्पर टी सेल इज़ एक्चुअली एबल टू रिकग्नाइज MHC2 प्रोटीन। जबकि हमें मालूम है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो MHC1 को डिटेक्ट करते हैं। सो इनके सरफेस पे MHC1 प्रोटीन भी डिस्प्ले हो रही होती है। एक्चुअली MHC1 प्रोटीन हर तकरीबन न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है। तो जो MHC1 प्रोटीन है, इसके साथ जो एंटीजन फेगोसाइटोज होने के बाद सेल की सरफेस पे MHC1 प्रोटीन के साथ जो डिस्प्ले हो रहा होगा उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकग्नाइज करेगा। थैंक यू।